हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं सब? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि एमएससी साइकोलॉजी का जो एग्ज़ाम है पहले तो ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि एक आधा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हो और हो सके तो क्वेश्चन आंसर के हमारे पास देखिए कोई पेपर तो है नहीं, तो एक आइडिया है रफली और इसे आप 10-15 मिनट देख लें, तो हो सकता है इससे कुछ क्वेश्चन आ जाएँ, जैसे पहले वाले पेपर में भी कुछ आए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज जो पेपर है आपका सेकंड का ज़ूलॉजी का एनिमल फिजियोलॉजी का पेपर। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की यदि बात करें तो एक टॉपिक पूछता है आपके ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में हमने पिट्यूटरी का सबसे पहले देख लिया है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती हैं, हार्मोन रिलीज़ करती हैं, जिसमें पोस्टीरियर 2 ही हार्मोन रिलीज़ करती है, वेसोप्रेसिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन जो मिल्क सीक्रेशन का काम करवाता है। फिर सेकंड ग्लैंड आती है आपकी थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो T3 T हार्मोन रिलीज़ करता है, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। अगर ये हार्मोन कम रिलीज़ हो जाए तो गोइटर डिजीज़ होती है, ज़्यादा हो जाए तो सॉरी अडल्ट में कम हो जाए तो मिक्सेडिमा डिजीज़ होती है। उसके बाद अगर ये हार्मोन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए तो ग्रेव्स डिजीज़ प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज़। उसके बाद पैराथायरॉइड ग्लैंड ग्लैंड होती है जो पैराथ हार्मोन का रिलीज़ करती है, कैल्शियम को ब्लड में बढ़ा देती है, बोन से निकालती है और ब्लड में बढ़ा देती है कैल्शियम को। तो सीधी-सी बात है अगर ये कम रिलीज़ होगा तो कैल्शियम बोन में ज़्यादा रहेगा, ब्लड में कम आएगा, मसल इफेक्ट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम देखेंगे। उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट तब हो जाता है जब ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है। यानी क्या होगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा कैल्शियम चली जाएगी, बोन में कम, बोन ऑटोमेटिक हो जाएगी। ओस्टियोक्लास्ट सी यानी कट से मतलब होता है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या सिस्टम है इसका, यानी कौन-सा टॉपिक है इम्पोर्टेंट। तो अगली ग्लैंड कौन-सी है? एड्रिनल ग्लैंड। कॉर्टेक्स और मेडुला 2 पार्ट में बनी होती है। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है जो ना ग्लोमेरुलस होता है एक इसके अंदर एक तो, और जो करता है मिनरलोकोर्टिकोइड का रिलीज, और दूसरा होता है कॉर्टेक्स का फेसिकुलेटा पार्ट जो ना ये ग्लूकोकोर्टिकोइड को सीक्रेट करता है। तीसरा होता है जोना रेटिकुलरिस या रेटिकुलेटा जो सेक्स कोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करता है। सेकंड कौन सा आता है इसके अंदर? मेडुला पार्ट आता है जो करता है, जो इनर पार्ट होता है लेकिन एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, वो बाद की बात है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, ट्रिपल एफ हार्मोन भी इनको कहा जाता है। उसके बाद अगर ये हार्मोन एड्रिनल कम रिलीज होंगे तो एडिशन डिजीज होगी, ज्यादा होंगे तो कुशिंग सिंड्रोम होगा। पेंक्रियाज क्या करता है? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, 4 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और पीपीटी सेल्स। ग्लूकागोन ग्लूकोज बढ़ाती है जबकि बीटा सेल ग्लूकोज को कम करती है, दोनों ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे के। और डेल्टा सेल इन दोनों को रिलीज करती है जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का रिलीज करती है। अगर इंसुलिन कम होगा तो डायबिटीज मेलिटस डिजीज होगी, अगर एडीएस के कारण होगा तो वो इंसुलिन डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होगी। अगर ये इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगी तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर इंसुलिन कम रिलीज होती है तो डायबिटीज मेलिटस डिजीज हो जाता है, ठीक है, और अगर इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है तो ग्लूकोज एकदम कम हो जाती है, सॉरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक टॉपिक आता है आपके। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। होता क्या है देखिए, एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। इन दोनों का ग्रुप बनना जरूरी है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हैं। जैसे ही स्लाइड करते हैं, अब डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है इसके फटाफट बता रहा हूँ। ये एक्टिन और मायोसिन जितना स्लाइड करेंगे एक दूसरे पे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी। तो देखिए सबसे पहले सीएनएस से सिग्नल मिलता है, किससे? सीएनएस से, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ जाता है। ये क्या होता है हम देखेंगे आगे। और इसके अंदर क्या होता है, 2 सेल होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व सेल और मसल सेल। नर्व सेल, मसल सेल या सार्कोलेमा या कहते हैं जिसको, या सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा कहते हैं मसल मेम्ब्रेन को। इस दोनों के बीच में क्या होता है, सिग्नल पहुंचते हैं, सिग्नल पहुंचते ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, अभी पढ़ेंगे 2 टाइप के होते हैं आगे। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और ये सार्कोप्लाज्म में आ जाती है, यानी साइटोप्लाज्म जो होता है सार्को मसल्स का, उसमें आ जाती है। फिर कैल्शियम बाइंड होती है ट्रोपोनिन की सी सब यूनिट से। जैसे ही सी सब यूनिट से बाइंड होती है तो एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज बनता है, क्रॉस ब्रिज बनते ही एटीपी एडीपी में बदलती है, एडीपी में बदलते ही स्लाइडिंग होना शुरू हो जाता है किसमें? एक्टिन और मायोसिन में। फिर वापस थोड़ी देर में क्या होता है, एडीपी और एटीपी, सॉरी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या कर देती हैं, एटीपी में कन्वर्ट हो जाती हैं वापस। जैसे एटीपी टूटती है तो क्रॉस ब्रिज बनता है, जैसे वापस बन जाती है तो क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है और मसल रिलैक्स हो जाती हैं। ये इतना काम था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। नेक्स्ट देखिए, एक चीज होती है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल में देखिए ग्राफ पढ़ना पड़ेगा हमें, जो बता रहा है कि इधर मेम्ब्रेन पे कैसा चार्ज है, ये बता रहा है, चार्ज बता रहा है ये।
इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कितने वोल्टेज है ये मिल बात कर रहा है, क्लियर है। फिर देखिए इन ग्राफ में हम देखें कि कितना वोल्टेज बढ़े तो क्या ग्राफ चलता है, कैसा पोटेंशियल आता है। मेम्ब्रेन जनरली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहती है, जिसमें बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है सोडियम पोटेंशियल के कारण। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ये सब कुछ आपको पता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक फर्स्ट कंडीशन है जिसके अंदर देखिए -70 पर कोई मेम्ब्रेन का चार्ज है, क्लियर है। ये चार्ज धीरे-धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है क्योंकि सोडियम पोटेशियम होते हैं। तो अब होता क्या है देखिए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है +10 के आसपास, ऊपर जाके यहाँ +10 के आसपास तक यहाँ क्या आ जाता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, यानी मेम्ब्रेन पर चार्ज कन्वर्ट होने लगा है, पॉजिटिव चार्ज धीरे-धीरे अंदर आने लगा है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अंदर आने लगा तो थ्रेशोल्ड बढ़ेगा और ऊपर आ जाएगा। ये ग्राफ कब, जब ये पॉजिटिव चार्ज +30 हो जाएगा। मेम्ब्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो जैसे ही ये चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर कैसे आ जाता है, +30 या मेम्ब्रेन पर क्या हो जाता है, +30 पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसके कारण मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, पहले पोलराइज्ड रहती है, नॉर्मल रहती है, डीपोलराइज होती है मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल में। इस एक्शन पोटेंशियल में चार्ज इस तरीके से दिखता है, सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसे कहते हैं एक प्रकार से नर्व इम्पल्स जनरेट होने लगते हैं एक्शन पोटेंशियल में। फिर वापस धीरे-धीरे ग्राफ अंदर नीचे की ओर आता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज ऊपर चले जाते हैं, नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एकदम से गिर जाता है ये ग्राफ देखिए। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन यानी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ चुका है सेल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन पर, जिसके कारण क्या हो चुका है, हार्मफुल ये हानिकारक कंडीशन होती है। फिर अगला आता है 5 नंबर पे रीपोलराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, ठीक-ठाक वापस मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन की ओर जाने लगती है, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। ये ग्राफ एक टाइप से एक्शन पोटेंशियल का ये आपके आया हुआ है। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या होता है देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होने वाली वे प्रतिवर्ती क्रियाएँ हैं जो किसी सिग्नल जो हमें मिलता है उस स्टिमुलस मिलने के बाद क्रिएट होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में देखिए 2 टाइप का होता है, एक तो ब्रेन से मिलता है रिफ्लेक्स एक्शन और एक स्पाइनल कॉर्ड से। क्रेनियल वाला ब्रेन से आता है, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड से आता है। ये वाला स्लो होता है क्रेनियल वाला, जबकि स्पाइनल कॉर्ड वाला फास्ट होता है। इसका एग्जांपल है जैसे सलाइवा का टपकना फूड को देखकर। इसका क्या है, यदि कोई नीडल चुभी आपके हाथ के, हाथ तुरंत हटाए, उसको कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। अगला होता है क्वेश्चन आया वो ये है कि साल्टेटरी कंडक्शन क्या है? देखिए ये एक्शन पोटेंशियल जब एक माइलिनेटेड शीट पर उसके बीच में जो नोड ऑफ रेनवियर होते हैं इनसे गुजरते हुए, यानी जंपिंग करते हुए चले। ये जो है एक्शन पोटेंशियल जंप करते हुए नोड ऑफ रेनवियर पर चले माइलिन शीट के अंदर से एक्सॉन के ऊपर, तब उसको क्या कहा जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं सिनेप्स की। सिनेप्स क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए। देखो एक टाइप से नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम कनेक्टेड हैं, जैसे न्यूरो एंडोक्राइन है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का भाग सिनेप्स कहलाता है या सिनेप्स कहलाता है। एक होती है इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी पहले वाले न्यूरॉन, एक होती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दूसरे वाले न्यूरॉन। इन दोनों न्यूरॉन के बीच का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो एक स्पेस होता है और कुछ नहीं। पहले न्यूरॉन के टेलोडेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, क्योंकि एक नर्व सेल में आगे डेंड्राइट होते हैं फिर पीछे की ओर चलते हैं तो टेलोडेंड्राइट पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहले के टेलोडेंड्राइट और दूसरे के डेंड्राइट के बीच में जो स्पेस होता है इतना, ये क्या बनाता है, न्यूरो या सॉरी सिनेप्स बनाता है। जबकि यहाँ एक नर्व सेल और एक मस्कुलर सेल हो तब ये बनेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर दो न्यूरॉन के बीच क्या बनेगा, सिनेप्स बनेगा। अब देखिए इनके टेलोडेंड्राइट में होते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर। जनरली हम बात करते हैं एसिटाइलकोलिन की। ठीक है, अब देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए कहाँ पे, इस स्पेस में या सिनेप्स में। ये रिलीज होते ही स्पेस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए। अगर ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गए तो नेक्स्ट न्यूरॉन के द्वारा ये रिसीव किए जाएंगे। जैसे ये साइटोन या सेल बॉडी है इसकी, तो ये डेंड्राइट है, ये क्या है, डेंड्राइट ही है जो हुए हैं। इनके द्वारा ये सिग्नल या न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव हो जाएंगे और आगे की ओर चलेगी, जो काम करना है वो काम कंप्लीट किया जाएगा। अब बात आती है न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, आपके पूछा गया है। एक होता है इनहिबिटरी जो फंक्शन इनहिबिट कर दे, एक होता है एक्साइटेटरी जो फंक्शन को हाई लेवल पे एक्टिवेट कर दे। इनहिबिटरी में गाबा, टोरिन, ग्लाइसिन, एलानिन ये आते हैं। ये क्या करते हैं, क्लोराइड आयन चैनल को एक्टिवेट कर देते हैं और हाइपरपोलराइज कर देते हैं, इनको हाईली एक्टिव कर हार्मफुल होता है। एक होता है एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी में ग्लूटामिक एसिड आता है और
एस्पार्टिक एसिड वगैरह आते हैं, सोडियम चैनल इनमें ओपन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है ब्लड क्लोटिंग। दो टाइप के क्लोट बनते हैं जनरली, देखिए हम दो टाइप पढ़ते हैं कि एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब वो डिटेल से पढ़ने का टाइम नहीं है, फटाफट देखिए। क्लोट दो टाइप से बनते हैं जनरली, ब्लीडिंग होती है 1 से 3 मिनट तक और क्लोटिंग हो जाती है 2 से 8 मिनट तक। फाइनली क्लोट बनते हैं दो प्रकार के, एक होता है थ्रोम्बस क्लोट जो स्टेटिक होता है, ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, एक होता है एम्बुलस क्लोट जो मूवेबल होता है, ब्रेन में चला जाता है और ये क्या कर देता है, हार्मफुल होता है। 3 स्टेप में क्लोटिंग कंप्लीट होती है, छोटे छोटे समझें तो, अदरवाइज बहुत लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसके साथ कैल्शियम काम करता है, रिएक्शन करता है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव है वो होगा एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट और क्लोटिंग काम करेगी, जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर आएंगे 13। ये अभी हम डिटेल से नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्रीशन या उत्सर्जन में एनिमल 3 प्रकार के होते हैं जनरली। अमोनोटेलिक वो होते हैं जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, जलीय जीव होते हैं एक्वेटिक। उसके बाद एक्वेटिक इंसेक्ट या एक्वेटिक जो फिशेस वगैरह है। उसके बाद यूरियोटेलिक होते हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं जो यूरिक एसिड रिलीज, बर्ड्स हैं वगैरह है, या फिर डेजर्टिक एनिमल। फिर होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस ऐसी साम्य अवस्था की कंडीशन है जो एक स्टेडी स्टेट है, इन्वायरमेंट और बॉडी के अंदर के कंडीशंस मेंटेन करके रखना क्या है, होम्योस्टेसिस या साम्य अवस्था है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है प्रोटीन के अलावा ब्लड छानकर बोमिन कैप्सूल में भेज दिया जाता है जब, ठीक है। तो जो फिल्टर होता है उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ क्या होता है देखिए, पर मिनट जो फिल्टर होता है उसको जीएफआर कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो जो बोमेन कैप्सूल होता है प्यालेनुमा उसके द्वारा छाना जाता है, उसमें भेज दिया जाता है। वहां पोडोसाइट सेल बहुत कुछ होता है, वो डिटेल से अब नहीं। ये 125 ml पर मिनट रिलीज होता है या छनता है, जबकि 180 लीटर पूरे दिन में आता है। जो 180 लीटर आता है, क्या वो यूरिन रिलीज हो जाता है पूरे दिन? नहीं होता, पूरे दिन में लगभग 1.5 लीटर रिलीज होता है। तो बाकी का, तो देखिए 1.5 लीटर तो यूरिन बन जाएगा इस 180, बाकी जो होता है रीअब्जॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है पुनः। तो ये क्या है एक्सक्रीशन में सेकंड पार्ट है। नेफ्रॉन में क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो ट्यूब होती है पूरी नेफ्रॉन की उसके द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, इसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो प्यालेनुमा संरचना से जो फिल्टर हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वापस अगर उस हेनले लूप वगैरह पीसीटी डीसीटी से अवशोषित होगा तो उसे कहते हैं पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। और उसके बाद बचा हुआ जो है उसे रिलीज कर देंगे उस ट्यूब के द्वारा, एक्सक्रिएट कर देंगे, उसे कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। लास्ट आता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो देखिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद सेकंड प्रोसेस फिर यूरिन रिलीज होगी, ट्यूबुलर सीक्रेशन कहेंगे थर्ड प्रोसेस। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में 3 बातें आती हैं, कौन कौन सी देखिए ढंग से, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और सीडी। ये डीसीटी है जी, ठीक है। टीसीटी हेनले लूप और डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, और ये होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके द्वारा सॉल्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों का रिएब्जॉर्प्शन होता है। हेनले लूप में दो होती हैं, एक आर्म एक असेंडिंग आर्म। डिसेंडिंग आर्म में वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है ताकि चीजें कंडेंस हो जाएं, असेंडिंग आर्म में सॉल्ट का क्या होता है, रिएब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, दोनों का रिएब्जॉर्प्शन होगा, और सीडी भी सेम यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ नोट वाले और कुछ नहीं। इंट्रोकोडी वो होती है जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाज और बाइल जूस दोनों को कलेक्ट करके लाया जाए, एक मस्कुलर वॉल्व होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मली जब ब्रीथ हम कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं हवा और अंदर टाइडल वॉल्यूम 500 ml हवा हम बाहर और अंदर, जब फोर्सफुली अंदर की ओर लें खींचे सांस नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद तो उसको कहते हैं आईआरवी, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको कहते हैं, सॉरी ये होती है 2500 से 3000 ml लगभग। ईआरवी क्या है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये फोर्सफुली एक्सपायर या बाहर निकालनी होती है, 1000 से 1100 ml होती है। नॉर्मल बीपी क्या है फिर देखिए, 120 और 100 सॉरी 80 एसजी होती है। ये होती है सिस्टोलिक कंडीशन, जब कॉन्ट्रैक्शन टाइम में यानी पंपिंग ब्लड होता है उसकी कैपेसिटी होती है, पंप जब जा रहा है। और ये होती है वापस जब ब्लड आ रहा है, यानी डायस्टोलिक कंडीशन, रेस्टिंग फेज में एक 80 एमएमएस ब्लड रहता है प्रेशर। आगे आता है फिर हाइपरटेंशन क्या है, तो बीपी जब ज्यादा हो जाए यानी 140 हो जाए 120 वाली तो, या 90 से ऊपर हो जाए 80 वाली। या फिर हाइपोटेंशन क्या है, कम हो जाए बीपी जब, यानी 120 वाली 110 से कम हो जाए और 80 वाली 70 से कम हो जाए, हाइपोटेंशन।
चलिए नेक्स्ट देखिए ईयर में साउंड प्रोसेस क्या होती है? हालाँकि आइज़ का पूछा गया है, ईयर का पूछ सकता है, की बार तो जनरली हम देखते हैं, आई का भी पूछ ले। सबसे पहले साउंड वेव आती है, वो एक्सटर्नल ईयर में जाती हैं, फिर मिडल ईयर वगैरह नहीं, यानी आगे मेलिस, इंकस और स्टेपिस, सिमिया, मिस्कोज इन तीनों हड्डियों में कंपन होता है। कंपन होते ही ओरल या ओवल विंडो खुलती है, सॉरी ओवल विंडो होती है, फिर पेरिलिम्फ होता है, फिर राइसिन और बेसिलर मेम्ब्रेन में जाती है कंपन, फिर कोर्टी अंग में जाता है। इससे आया हुआ है, हो सकता है अब की बार भी आ जाए। तो ये होता है कि इस राइसिन और बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ में और पेक्टोरियल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मेन हियरिंग ऑर्गन होता है, ये ईयर में पाया जाता है, जो वाइब्रेट करता है तो आगे की ओर उन वेव्स को ट्रांसफर कर देता है। फिर आती है कोक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाद फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है और नॉलेज साउंड क्या था। फिर नेक्स्ट देखिए एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज कैसे हो सकता है? 3 पार्ट हैं, एक तो लंग्स या एल्वियोलाई है, फिर हार्ट और फिर बॉडी है। लंग्स या एल्वियोलाई में पीओ2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी टोटल गैसों में ऑक्सीजन का प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा 104 एमएम, CO2 का एल्वियोलाई में 40 एमएम होता है। ऑब्वियस सी बात है कि 104 एमएमएसजी जो है वो यहाँ आएगा इस ब्लड वेसल में, पल्मोनरी वेसल में आएगा और फुफ्फुस के सिरा जिसको कहते हैं, इससे होते हुए हार्ट में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होके। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? सिस्टमेटिक आर्टरी, ऐसे यानी सिस्टमेटिक आर्टरी के थ्रू जाएगा कहाँ पे, यानी बॉडी में या बॉडी टिश्यू में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, 95 एमएमएसजी है, जबकि CO2 का कम है 40 एमएमएसजी, तो CO2 यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगी। अब बॉडी के अंदर जो PCO2 45 एमएमएसजी है, जबकि PO2 जो है वो 40 एमएमएसजी है। इस वजह से क्या होगा, बॉडी में CO2 ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये सिस्टमिक वेन के द्वारा कहाँ जाएगी, CO2 हार्ट की ओर जाएगी। हार्ट में जैसे CO2 जाएगी तो यहाँ से पंप करके वापस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ भेज दिया जाएगा, पल्मोनरी यानी फुफ्फुस या लंग्स या फेफड़ों में भेज दिया जाएगा। तो ये है सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन को कहते हैं, ये सब कुछ चलता है। फिर रेस्पिरेटरी डिजीज कौन कौन सी होती है? तो अस्थमा या इन्फ्लामेशन होती है, सूजन आ जाती है एल्वियोलाई में। ब्रोंकाई क्या होती है? तो स्वेलिंग या इचिंग होती है जो एल्वियोलाई होती है उसमें, फिर सॉरी ब्रोंकाई में। फिर अगला एम्फाइसीमा क्या होती है? एल्वियोलाई डैमेज हो जाती है, सरफेस डैमेज हो जाती है, सूटेबल नहीं रहती। वो इफेक्ट क्या है? डिसोसिएशन करो कंप्लीट होता है, यानी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़े हुए नहीं रहते, टूट जाते हैं जब CO2 बढ़ती है और एसिडिक कंडीशन बढ़ती है प्रोटॉन वगैरह के कारण। ठीक है, तो ये सब कुछ चलता है और सिग्मोइडल इसका ग्राफ आता है। तो इतना सब कुछ हमने देखा है, बाकी डिजीज कई सारी होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की डिजीज आप देख लें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिजीज आप देख लें, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये एक आधी डिजीज आप देख के जाएं ताकि एक डिजीज जरूर पूछता है। चलिए हमने कोशिश की है कि थोड़ी सी देर में ये कंप्लीट हो। बाकी आपको ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू सो मच।